Yes, good evening to all. Let's proceed our class. And today's topic is statistics. You might have heard about this topic, and sometime I have noticed many students feel not good or feel fear at the time of अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक ऑफ स्टैटिस्टिक्स, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है. स्टैटिस्टिक्स बहुत खूबसूरत सा टॉपिक है और इस टॉपिक को समझने के लिए आप बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे तो भी समझ में आ जाएगा. और दूसरी पॉइंट, आप अपने मन से एक बात को निकाल दीजिए कि स्टैटिस्टिक्स में बहुत सारे आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं. ऐसा बिल्कुल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं आता. सो हम लोग इसलिए जब भी स्टैटिस्टिक्स पढ़ना शुरू करेंगे तो दो बातों को ध्यान में रखेंगे. पहला कि इसके कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर होने चाहिए और उसके कॉन्सेप्ट से ही कैसे एमसीक्यूज बनते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा. सो बिल्कुल बिगिनिंग से फर्स्ट थिंग इज फर्स्ट, अगर आपने कभी स्टैटिस्टिक्स नहीं पढ़ा है तो भी आप बिल्कुल पैनिक नहीं होना. ये आपको मजा देगा और समझने में भी बहुत मजा आएगा. सो शुरू करते हैं. स्टैटिस्टिक्स हैव बेसिकली टू मीनिंग. वन इज सिंगुलर सेंस. इन अ सिंगुलर सेंस स्टैटिस्टिक्स को स्टैट्स या स्टैटिस्टिक्स ही बोला जा सकता है. तो मीन्स सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स को स्टैटिस्टिक्स ही कहेंगे. एंड व्हाट अबाउट द प्लूरल सेंस? अगर इसी का हम लोग प्लूरल सेंस में लेते हैं, सो प्लूरल सेंस में स्टैटिस्टिक्स कंसीडर्ड एज बेसिकली डेटा, तो इसको हम लोग डेटा की बात करते हैं. सो मीनिंग से इससे ज्यादा बड़ी बातें और समझने की जरूरत नहीं है. अब स्टैटिस्टिक्स के अंदर हम दो तीन कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं. जैसे एक इन्फ्रेंसेस की चीजें पढ़ते हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव. तो क्योंकि जो ह्यूमन बिहेवियर्स है, साइकोलॉजी की हम लोग बात करें तो साइकोलॉजी में जो ह्यूमन बिहेवियर्स है, ह्यूमन बिहेवियर्स के डेटाज होते हैं. जैसे आप सोते हो उसके भी डेटा है, आपने कितना घंटे पढ़ा उसके भी डेटा है, आपने कितनी चैप्टर्स को लर्न कर लिया वो भी डेटा है, आपके थॉट किस तरह से मूव करते हैं उसके भी डेटा हो सकते हैं, आप कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं उसके भी डेटा हो सकते हैं. तो इसलिए ह्यूमन बिहेवियर्स में मीन्स साइकोलॉजी में भी स्टैटिस्टिक्स पढ़ाया जाता है. और स्टैटिस्टिक्स अगर हम लोग बेसिकली देखें, सो वी हैव टू स्टैटिस्टिक्स. गेटिंग माय पॉइंट्स? One is descriptive statistics. So descriptive statistics means that statistics which deals with data. वो statistics जो डेटा की बात करता हो और जहां कहीं भी डेटा आ जाएगा, so वो basically deals about quantitative statistics. So वो एक quantitative statistics है. और अगर कोई पूछे कि क्या डेटा के बिना क्वांटिटेटिव स्टैटिस्टिक्स हो सकता है, डेफिनेटली नो. एंड दूसरा पार्ट इसमें होता है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स. सो इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स मींस विच इज बेस्ड ऑन इन्फ्रेंसेस. जो इन्फ्रेंसेस पर बेस्ड होगा, दैट इज बेसिकली, और इसी को हम लोग दूसरे वर्ड्स में बोल सकते हैं क्वालिटेटिव स्टैटिस्टिक्स. सो दिस इज अ क्वालिटेटिव स्टैटिस्टिक्स और अनदर इज क्वांटिटेटिव स्टैटिस्टिक्स. तो डिस्क्रिप्टिव एंड इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में दो ही टाइप हमें समझना है. अब डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स डील्स विद डेटा, और डेटा के अंदर इनिशियली 4 टॉपिक्स होते हैं और जिन्हें हमें समझना होता है. फर्स्ट इज डेटा का कलेक्शंस. तो डेटा में फर्स्ट थिंग इज कलेक्शंस एंड सेकेंड थिंग्स इसके अंदर होता है ऑर्गेनाइजेशंस. आई थिंक आप बचपन से पढ़े होंगे इन क्लास ऑफ योर स्कूलिंग्स, इन क्लास ऑफ योर अदर एग्जाम्स, कभी न कभी डेटा कलेक्शंस, डेटा ऑर्गेनाइजेशन एंड डेटा एनालिसिस, राइट. सो डेटा एनालिसिस के बारे में पढ़ा होगा. अदर इज डेटा रिप्रेजेंटेशंस. सो डेटा को रिप्रेजेंटेशंस करना भी हमें होता है. सो इनिशियली हमेशा याद रखना, डेटा टॉपिक के अंदर देयर आर द 4 टॉपिक्स रिलेटेड टू साइकोलॉजी. First, data collection. Second, data organizations. And third is data analysis. Fourth is representations of data. That is called data representations. Right? So, इतना समझने के बाद
अब दूसरी तरफ जो चलेंगे, सो इसमें सिर्फ दो टॉपिक्स को हम लोग समझते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में। फर्स्ट इज एस्टिमेट्स, तो मीन्स इसमें हम लोग पढ़ते हैं एस्टिमेट्स के बारे में, एंड सेकेंड वी स्टडी अबाउट हाइपोथेसिस टेस्टिंग, तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बारे में पढ़ते हैं, राइट। सो हाइपोथेसिस टेस्टिंग एंड एस्टिमेट इज द टू मेन टॉपिक ऑफ द इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। अब मान लो एग्जाम्स में किसी भी एमसीक्यू एग्जाम में आए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, ऑप्शन ए हाइपोथेसिस टेस्टिंग, ऑप्शन बी डेटा एनालिसिस, ऑप्शन सी एस्टिमेट्स, ऑप्शन सी दैट इज ए एंड सी बोथ। सो राइट आंसर हो जाएगा ए एंड सी बोथ। सो इस तरह से आपको बेसिक बातें समझ में आई कि डेटा के अंदर हम 4 टॉपिक को पढ़ते हैं और इन्फ्रेंशियल के अंदर 2 पढ़ते हैं। अब इसी को एलाबोरेट करते चलो। सो एलाबोरेट करने का बेहतरीन तरीका है, जैसे डेटा के अंदर हम डेटा कलेक्ट करते हैं। सो डेटा क्या है? डेटा मीन्स एनी ऑब्जर्वेशंस, जो कोई भी ऑब्जर्वेशंस हो और उस ऑब्जर्वेशंस को आप किसी भी नंबर्स के फॉर्म में अगर रिकॉर्ड कर सकते हो तो दैट इज डेटा। तो एनी ऑब्जर्वेशंस विच वी कैन रिकॉर्ड्स इन डेटा, दैट इज, जैसे आप अब सोने की आदत हो, खाने की आदत हो, या कितना आपने पढ़ा है, कितनी चीजों को आपने लर्न कर लिया, कितनी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, कितना आपका मोटिवेशंस है, अगर इसको आप ऑब्जर्व करके इसको न्यूमेरिकल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, सो दैट इज डेटा। और हम लोग सिर्फ मैथमेटिक्स का, टाइम का, स्पीड का, डिस्टेंस का ही डेटा नहीं समझते जीवन में। हमारी जो माइंड है, हमारे माइंड की प्रोसेसेस हैं, वो सब जो आपकी बिहेवियर्स के भी डेटा का एनालिसिस करते हैं। हाँ, बट उसकी जो हम लोग कई बार एजम्पशंस ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो इन्फ्रेंसेस पे ज़्यादा बनाते हैं। अगर उन्हीं डेटास को साइंटिफिक टेम्परामेंट्स पे हम लोग समझें तो दैट विल बी मोर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। सो मैं स्लाइड को थोड़ा सा मूव करा देता हूं, क्योंकि इसी के नीचे समझेंगे ज़्यादा इफेक्टिव समझ में आएगा। सो डेटा कलेक्शंस की तरफ जब हम लोग चलते हैं, सो डेटा कलेक्शंस बेसिकली इफ यू विल सी केयरफुली, सो यहां पर 3 तरह से हम लोग देख सकते हैं। फर्स्ट, प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा मीन्स दैट डेटा विच इज कलेक्टेड डायरेक्टली। जैसे मैंने कोई भी डेटा, किसी का इंटरव्यू कर लिया, इन केस ऑफ मैंने किसी का इंटरव्यू किया, सपोज आपकी अदालत में सलमान खान या रजत शर्मा लोगों के इंटरव्यू करते रहते हैं, आपने देखा होगा सलमान खान, शाहरुख खान एक्सेट्रा, तो वो एक डायरेक्ट कलेक्टेड डेटा, दैट इज प्राइमरी डेटा। अब इंटरव्यूज के भी टाइप्स होते हैं, स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, अदर इज अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। गेट इट? पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरा, कैसे हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं? ऑब्जर्वेशंस। जैसे सोशल साइकोलॉजी में बहुत डेटा ऑब्जर्वेशन से लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे कंज्यूमर्स के बिहेवियर्स का, राइट। एग्जाम्पल के तौर पर आप मार्केट में चले गए, वहां पर आपने डेटा ले लिया कि प्रोड्यूसर्स बिहेवियर क्या, कंज्यूमर्स कैसे हैं। इसी तरह से आप बहुत सारे डेटा को ऑब्जर्व करके ले आते हैं, जैसे स्कूल्स में भी लिया जाता है। सो ऑब्जर्वेशंस में भी खैर अलग अलग टाइप्स होते हैं। और फिर उसके बाद में केस स्टडीज, बहुत सारा डेटा हम लोग केस स्टडी का लेते हैं, जैसे मैरी कॉम मूवी देखी होगी, भाग मिल्खा भाग देखा होगा, संजीव देखा होगा। सो ये सब केस स्टडीज से उनके बारे में डेटा कलेक्ट करते हैं लोग। सो अदर इज सर्वे। सर्वे करके भी आप लारा दत्ता को देखा था पुराने ऐड में कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, तो वो सर्वे करती है। तो मीन्स आपको समझ में क्या है कि प्राइमरी डेटाज वो डेटाज होते हैं जो डेटास हम लोग डायरेक्टली कलेक्ट करते हैं। वो डेटा जो डायरेक्ट कलेक्टेड है, दैट डेटा आर प्राइमरी डेटास। सो प्राइमरी डेटास आर डायरेक्ट कलेक्टेड डेटा। गेटिंग? और अब प्राइमरी डेटास को अगर समझना चाहें इसी को और बेटर, तो मैं एक स्लाइड आगे चलता हूं। सो इनिशियली यहां पर हम लोग ऐसे देखेंगे, जो डेटा का कलेक्शंस है, डेटा कलेक्शंस हम जब भी करते हैं, so that data's collections may be two. First is primary data collections. तो इमेजिन करो आपको प्राइमरी डेटा कलेक्शंस कर रहे हो, या फिर सेकेंडरी डेटा कलेक्शंस करते हैं हम लोग, या फिर हम लोग टर्सरी डेटा कलेक्शन करते हैं। तो दैट इज टर्सरी डेटा कलेक्शंस। सो प्राइमरी, सेकेंडरी
एंड टर्सरी डेटास, अभी तो क्वांसरी का भी कॉन्सेप्ट आ गया। खैर प्राइमरी डेटास आर ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्ट डेटा, अभी मैंने बताया इसके बारे में। सेकेंडरी डेटा इज ऑल्सो कॉल्ड इनडायरेक्ट डेटा एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड इनडायरेक्ट डेटा। तो ये भी एक इनडायरेक्ट डेटा है, दोनों डेटा में फर्क है। अब जब डायरेक्ट डेटा कलेक्शंस करते हैं तो इसके लिए हम लोग अलग अलग टेक्निक्स अपनाते हैं। लाइक फर्स्ट टेक्निक्स हम लोग अपनाते हैं दैट इज, मैंने पीछे बताया, इंटरव्यू। सो इंटरव्यू इज अ प्राइमरी टेक्निक्स। अब इंटरव्यूज में भी दो इंटरव्यूज हैं, वन इज स्ट्रक्चर इंटरव्यूज एंड देयर इज अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। तो हम लोग स्ट्रक्चर इंटरव्यू से डेटा कलेक्ट कर लेते हैं एंड अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू से। सो अदर इज केस स्टडी। केस स्टडी इज अ अदर वे टू कलेक्ट डेटा। अदर इज हम लोग कर लेते हैं यहां पर ऑब्जर्वेशंस। सो ऑब्जर्वेशन इज अनदर वे टू कलेक्ट डेटा। अदर इज अ सर्वे। सर्वे इज अनदर वे टू कलेक्ट डेटा। तो ऑब्जर्वेशंस में भी जैसे हम लोग पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशंस करते हैं, सो पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशंस एंड नॉन पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशंस, राइट। सो हियर इज नॉन पार्टिसिपेटरी ऑब्जर्वेशंस, अदर इज अ सेमी पार्टिसिपेटरी। इवन इसके और भी टाइप बनाए जाते हैं, जैसे फॉर्मल ऑब्जर्वेशंस, इनफॉर्मल ऑब्जर्वेशंस, सो लाइक दैट इज अ टाइप ऑफ डेटा कलेक्शंस। ऐसे सर्वे में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। लाइक वन इज अ फेस टू फेस सर्वे जो लारा दत्ता करती है। जैसे इंटरव्यू में आपने देखा था, आपकी अदालत में जो इंटरव्यू चलता है रजत शर्मा का, वो एक स्ट्रक्चर इंटरव्यू है। और क्रिकेट मैच के बाद जो इंटरव्यू होता है वो एक अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू है। केस स्टडी में जैसे भाग मिल्खा भाग मूवी देखा होगा, मैरी कॉम या संजीव मूवी देखा होगा, ऐसे बहुत सारे जो बायोपिक्स होते हैं, ऑल ऑफ देम आर बेसिकली केस स्टडीज, राइट। सर्वे पार्टिसिपेटरी में जैसे इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी में हम लोग समझते हैं, देन या मार्केट में आप चले गए और कंज्यूमर्स बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे हो, सो दैट इज पार्टिसिपेटरी। या एथनोग्राफिकल रिसर्च कर रहे हो, सो अगेन पार्टिसिपेटरी रिसर्च हो गया। देन इसी तरह से नॉन पार्टिसिपेटरी, जैसे आप मान लो कभी भी टीवी से किसी को देख रहे हो या दूर से, मान लो उसको सामने वाले को नहीं पता है, सामने वाली खिड़की में चांद का टुकड़ा रहता है, गाना सुना होगा, तो सामने वाले चांद को टुकड़ों को नहीं मालूम है कि आपको ऑब्जर्वेशन चल रहा है वहां पर, तो दैट इज अ टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशंस। एंड जो सेमी पार्टिसिपेटरी में पार्सली इन्फॉर्म हो, जैसे मेट्रो में ट्रेवल करते हो, बस में ट्रेवल करते हो, या क्लास में आजकल कैमरे जैसे यहाँ भी लगे हुए, तो दैट इज अ टाइप ऑफ व्हाट, अ टाइप ऑफ डेटा कलेक्शंस। तो वो एक ऑब्जर्वेशंस के थ्रू डेटा कलेक्शंस है। और फेस टू फेस सर्वे यहाँ पर मैंने बोला, जैसे लारा दत्ता जाकर के घर घर पूछती थी कि आपके टूथपेस्ट में नमक है, या अक्षय कुमार का हार्फिक वाला जो ऐड आता है वो भी फेस टू फेस सर्वे है, 1-to-1 जिसमें किया जाता है, या आजकल बहुत सारी कंपनीज करवाती हैं। या इलेक्ट्रॉनिक सर्वे हम लोग देखेंगे। सो इलेक्ट्रॉनिक सर्वे इज देयर। सो इलेक्ट्रॉनिक सर्वे मीन्स सर्वे बाय द ऑल द डिजिटल डिवाइसेस। एग्जाम्पल के तौर पे जब आप बिग बॉस देखते होगे तो उसमें वोटिंग करने के लिए कहा जाता है, तो आप वोट करिए, या कोई भी रियलिटी शोज देखें, सो ऑल ऑफ देम आर इलेक्ट्रॉनिक सर्वे। जिसको वोट ज्यादा मिलते हैं, जिसको लोग ज्यादा पसंद करते हैं, उसी को अगले राउंड्स में उसको रखा जाता है, अदरवाइज उसको बाहर कर दिया जाता है। सो इलेक्ट्रॉनिक सर्वे इज वन ऑफ देम। अदर इज प्रिंट सर्वे इज ऑल्सो। प्रिंट सर्वे भी जैसे अखबार में, न्यूज़पेपर्स के अंदर, मैगजीन्स के अंदर सर्वे जो होते हैं, सो दैट इज प्रिंट सर्वे इज देयर। सिमिलरली वी हैव अदर सर्वे, सो दैट इज इनिशियली ग्रुप सर्वे, जिसको हम लोग पैनल सर्वे भी बोलते हैं। जैसे मान लो पैनल सर्वे का इसका एग्जांपल, मान लो यूजीसी जाती है या कोई बोर्ड के लोग जाते हैं कभी भी किसी इंटरव्यू को, किसी जगह को देखने के लिए। मान लो एक ऑफिसर्स अपनी टीम के साथ में गए एक रामलीला के मेला के लिए, या कोई भी मेला ग्राउंड्स के लिए, या फिर कोई मान लो कुंभ लगने वाला है, तो वहाँ पर पार्किंग कैसे होगी, लोगों के आएंगे कैसे, लोगों के अगर कोई चीज़ मिस हो गया तो उसकी पूरी टीम जाके ऑब्जर्व करती है। सो दैट इज बेसिकली पार्टिसिपेटरी, सॉरी माफ करना, ग्रुप सर्वे, और यू कैन से पैनल सर्वे। So maybe others forms of surveys also at there.
So that is again collections of data. So these data collection techniques are basically primary techniques, or you can say direct collecting data techniques, whereas indirect means suppose any data which is already collected by the newspapers. आपने कोई डेटा न्यूज़पेपर से ले लिया, सो वो ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा है, क्योंकि न्यूज रिपोर्ट्स ने डेटा कलेक्ट करी, उसको ऑर्गेनाइज कर दिया, फिर उसको आप यूज कर रहे हो अपने पर्पस के लिए, सो दैट इज सेकेंडरी डेटा. सिमिलरली दैट इज मैगजीन्स के जो डेटा होंगे, तो मैगजीन्स डेटा इज अगेन सेकेंडरी डेटा. गवर्नमेंट की जितनी वेबसाइट्स हैं वो भी सेकेंडरी डेटा होंगे. और अनदर इज कोई रिसर्च पेपर है, सो रिसर्च पेपर्स और जर्नल्स, ऑल दीज आर बेसिकली सेकेंडरी डेटास. अब आप देखो प्रीवियस रिसर्च या किसी भी प्रीवियस डेटा के ऊपर, मान लो जीन पियाजे ने कोई रिसर्च कर दिया, डेटा कलेक्शंस कर लिया, उसी के ऊपर रिसर्च करते हो, सो दैट रिसर्च इज कॉल्ड मेटा रिसर्च. सो मेटा रिसर्च मीन्स अ रिसर्च विच कंडक्ट्स ऑन एनी प्रीवियस एग्जिस्टिंग डेटास. जो प्रीवियस एग्जिस्टिंग डेटा पे कोई रिसर्च करते हो, सो दैट इज आवर सेकेंडरी डेटा. अब टर्शियरी डेटा भी देखने को मिलता है. टर्शियरी डेटा मीन्स सपोज एक्स मैन है और वो जाके कॉफी पीता है, और कॉफी पीने के लिए वो कोई कॉफी कैफे में बैठा, और मान लो उस कॉफी कैफे का नाम वाई है, और उस कॉफी कैफे में पीने के बाद एक्स पर्सन ने कहा सर जो भी मेरा बिल है, आप प्लीज वो सारा बिल मेरा आप चुका दीजिए. तो ये बिल चुकाने के लिए वाई को बिल चुकाना है, लेकिन वाई एक्स की एक बैंक है, इसकी अपनी खुद की जो बैंक अकाउंट होगा वो मान लो Z में है, तो देयर इज अ Z इज अ बैंक अकाउंट. तो Z से ये Y अपना पैसा चुकाएगा. अभी बैंक हो सकता है कोई भी पेमेंट गेटवे यूज करे या कोई भी तरह का कुछ मार्केटिंग कर ले आप ही का डेटा, क्योंकि आपका डेटा दोनों का, X का डेटा और Y का डेटा किसके पास में है, बैंक के पास में. तो ये डेटा किसी को सेल कर दे, और उस सेल किए हुए डेटा से आगे चल करके पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा हो जाता है. इमेजिन करो आप जब, या रियली में आप देखो, जब आप मान लो फेसबुक या व्हाट्सएप पे जिस तरह के सर्चेस करते हैं, तो गूगल का जो एल्गोरिथम्स है वो सजेस्ट करने लगता है आपको उस तरह की कंपनीज को, कि आप देखो आपके इस तरह के कंज्यूमर्स इस तरह के डेटास को सर्च कर रहे हैं, प्लीज आप बिजनेस करो. तो उसके पास उस तरह के सजेशंस आने लगते. सपोज आपने शूज कंपनी कोई सर्च मारी होगी, तो सारे शूज कंपनियों के सजेशंस आपको आने लगेंगे. सो दैट इज सेकेंड टर्शियरी डेटा. तो वो टर्शियरी डेटा किसके पास से मिलेगा, बैंक के पास में, क्योंकि बैंक से आपने ना तो कॉफी पी है, ना बैंक से, बैंक का आपका डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन जब वो कंपनी ने, पेमेंट गेटवे ने आपका डेटा सेल परचेज किया, तो वहां पर भी आपका कोई रिलेशन नहीं है. जैसे आजकल बहुत सारे लोग अलग अलग एजेंसीज का डेटा ले आते हैं, और वो डेटा उठा करके अपने अपने जो कंज्यूमर्स हैं उनको बिजनेस करते हैं. सो दैट इज टर्शियरी डेटा, एंड इट इज राइट नाउ अ बिग गेम. इसको मुकेश अंबानी ने 2016 में ही कहा था कि, और अगर आपने कभी पढ़ा होगा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0, तो उसमें 8 बड़े चेंजेस जिसकी बात करी जाती है, 8 बिग चेंजेस में, उसी में एक बड़ा चेंजेस है, दैट इज बिग डेटा. तो बिग डेटा आने वाले भारत के लिए एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट बनेगा. इस बात को याद रखना पूरी दुनिया के लिए. और आपके डेटा हर मोमेंट जनरेट हो रहे होते हैं. आप बस में जा रहे हो, अगर सीसीटीवी लगा, मेट्रो में जा रहे हो, या आप मोबाइल चला रहे हो, या आप कोई भी चीज यूज कर रहे हो, तो जो डिजिटल है, जहां पर आप जितने मोमेंट आपने देखा, जितने आवर्स देखें, तो वो सारे डेटास रिकॉर्ड हो गए. सो दैट डेटास में बी बिजनेस फॉर एनीवन एल्स. इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियां आजकल डेटा एनालिसिस की तरफ मूव कर रही हैं. सो पहला कॉन्सेप्ट आई थिंक मैं समझाने में आपको कामयाब हुआ, और अगर नहीं तो आप बताइएगा. सो इसमें फर्स्ट चीज मैंने जो बताने की कोशिश करी, दैट इज द डेटा कलेक्शंस. सो डेटा कलेक्शंस के बारे में कुछ चीजें मैंने आपसे शेयर करी कि प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, टर्शियरी डेटा, एंड प्राइमरी डेटा को डायरेक्ट कलेक्ट किया जाता है. सो इट इज कॉल्ड direct data, as well as it is also called that one-on-one data जिसमें हम लोग लेते हैं. तो that is प्राइमरी डेटा. और डेटास के अलग अलग कॉन्सेप्ट समझने के बाद अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं. उसी का दूसरा कॉन्सेप्ट है, दैट इज
data organizations, right? So data organizations is another concept that we need to study. तो इसलिए हम लोग अगला टॉपिक बनाते हैं डेटा ऑर्गेनाइजेशंस, राइट? सो डेटा ऑर्गेनाइजेशंस में, सो फिक्स हेडिंग एट हियर, दैट इज अ डेटा ऑर्गेनाइजेशन. तो डेटा ऑर्गेनाइजेशंस हम लोग, आप देखिए जो मैंने कहा डेटा आप डेली प्रोड्यूस कर रहे हो. डेटा प्रोड्यूस कैसे कर रहे होते? मान लो आप कोई भी बिहेवियर्स करते हो, एनी बिहेवियर्स, इमेजिन करो आपका स्लीपिंग बिहेवियर्स है, तो स्लीपिंग करने का ड्यूरेशन होता होगा. निश्चित तौर से आप किसी दिन कम सोते होंगे, किसी दिन ज्यादा सोते होंगे. तो वो जो स्लीपिंग का डेटा है आपका, वो डेटा मीन्स कैसे होगा? डेज वाइज, या कह सकते हैं डेटा ये डेज वाइज भी हो सकता है, या फिर यू कैन से आर वाइज भी हो सकता है. कितने आर सोए हैं या कितने डेज सोए हुए हैं. तो वो जो डेटा मतलब किस दिन कितने बजे सोए हुए हैं, तो इस डेटा को हम लोग जब कलेक्ट कर लेते हैं किसी भी बिहेवियर्स का डेटा, सो फर्स्ट डेटा दैट में बी रॉ डेटा. सो वो एक रॉ डेटा होता है. रॉ डेटा मीन्स दैट डेटा विच इज बेसिकली अनऑर्गेनाइज्ड डेटा. वो डेटा होगा जो डायरेक्टली हमने रेंडमली इधर से पिक कर लिया, उधर से पिक कर लिया, so that is raw data. So unorganized data, it is also called unorganized data. So this data is called unorganized data. तो एक ऐसा डेटा जिसको हमने ऑर्गेनाइज नहीं किया. अब जैसे इमेजिन करो आपने एक दिन 6 आवर्स सोया, एक दिन 7 आवर्स सोए, एक दिन 5 आवर्स सोए, एक दिन 5.5 आवर्स सोए, एक दिन 6.5 आवर्स सोए, एक दिन फिर 7 आवर्स सोए, फिर एक दिन 8 आवर, फिर किसी दिन संडे मिल गया 9 आवर, किसी दिन बहुत तबीयत खराब थी 10 घंटे सो लिया, किसी दिन आपने 5.5 आवर सोया, किसी दिन आपने नींद नहीं आई 2.5 आवर सोया. सो दैट इज योर रॉ डेटा, राइट? सो इफ वी ऑर्गेनाइज दिस डेटा, अब जो ये रॉ डेटा है इसी को अगर हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, सो दैट डेटा इज बेसिकली कॉल्ड सीरीज. तो इसी को हम लोग सीरीज में रख देते हैं. So this data we will put into series, right? So the series are at here. Basically, आप देखोगे ध्यान से, how many series are there? 3 series. One is individual series. Individual series का मतलब ये हुआ कि जैसे हमने individual series का मतलब ये हुआ कि हमने जो डेटा लिया वो किसी एक का डेटा उठाया और वहां पर ऐसे लिख दिया कि एक दिन सोया 6 PM, एक दिन सोए 8 PM, फिर 5 PM, फिर या 5 आवर्स लिख सकते हो, यहाँ पर सारे मार डाल देना. देन अगेन 7 आवर्स, देन अगेन लाइक दैट. सो दिस डेटा इज बेसिकली रिगार्डेड एज इंडिविजुअल डेटा. गेटिंग? सो इंडिविजुअल डेटास में इनिशियली क्या होता है, किसी एक का डेटा ऐसे से हम लोग मेंशन कर देते हैं, so दैट इज इंडिविजुअल डेटा. आई होप समझ में आया होगा. तो इंडिविजुअल सीरीज के बाद में दूसरी सीरीज होती है डिस्क्रीट सीरीज. So there is a discrete series. Discrete series का मतलब when data put into the groups. अब इसी डेटा को जब हम लोग ग्रुप्स करते हैं, मीन्स इसकी एक तरह से फ्रीक्वेंसीज क्रिएट करना शुरू कर देते हैं. मतलब ये हुआ कि जैसे इमेजिन करो, मैं यहां लिखूंगा x है, x मीन्स कितने आवर्स या कितने आवर्स की बात कर रहा हूं मैं. तो यहाँ पर x, चलो इमेजिन करो ये आवर्स के अंदर है, और दूसरी तरफ हमने लिखा फ्रीक्वेंसीज. सो यहाँ पर हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी. सो r एंड फ्रीक्वेंसीज. तो मीन्स x और f जब लिख देते थे, याद करो हम लोग ऐसे लिखते थे x और f. तो मीन्स सपोज हमने 6 PM पर कितने बार सोए हुए, 6 घंटे तक कितने दिन सोया एक महीने में, सपोज मान लो 3 दिन सोए. ऐसे 7 आवर हमने सपोज समझो 5 डेज सोए हुए. तो वो सारा कैलकुलेशन से यहाँ पर आपने देखा होगा कि 6 कितनी बार आया, 1 ऐसे मान लो, और तो नहीं आया बट ऐसे लिख सकते 30 दिन का डेटा पे. तो 6 मान लो 3 टाइम आएगा तो 3 यहाँ लिख देना फ्रीक्वेंसी. अगर 7 मान लो 5 टाइम आया तो 5 फ्रीक्वेंसी. ऐसे 8 अगर आए तो 8 की फ्रीक्वेंसी भी हमने यहाँ पर लिख दी. दैट इज कॉल्ड like 4. here is 9 hours. ऐसे हो सकता है 2 दिन सोया हो, 10 hours हो सकता है 1 दिन सोया हो. सो ये जितने भी आवर्स थे
और यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज हैं 130 दिन का डेटा होगा, तो ऑटोमेटिक 30 डेज का ही निकल के आएगा। सिंपल वर्ड्स इफ यू विल से, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, सो फ्रीक्वेंसीज एंड डेटास का मतलब ये हुआ कि जब यहाँ पर कोई भी डेटा x और f में लिखा होगा, सो दैट इज बेसिकली डिस्क्रीट सीरीज। गेटिंग? सो डिस्क्रीट सीरीज मीन्स x और f में लिखा होगा। अब याद करो अपने स्कूल के बारे में, अपनी किसी भी चीज के बारे में जहां पर डेटा x और f में लिखा हो, राइट? तो वो कोई भी चीज का हो सकता है। जैसे आपने चपाती खाना, एक दिन आपने 2 चपाती खा ली, या फिर एक दिन आपने 5 चपाती खा ली, तो ये सारे डेटा आप कलेक्ट कर सकते हो। बिहेवियर्स के डेटा कोई भी ले लो, और ऐसे क्वालिटेटिव में मैं ज़्यादा बात जानबूझ के कर रहा हूँ। इनिशियली आप कोई भी डेटा ऐसे, मान लो रेड कलर की पास आपके पास 5 बॉल है, ब्लू कलर की 4 बॉल है, सो दैट इज अगेन x और f। सो सीरीज, थर्ड सीरीज इज कॉन्टिन्यूअस सीरीज। तो तीसरा सीरीज डेटा में कौन सा होता है? कॉन्टिन्यूअस सीरीज। सो वी हैव हाउ मेनी सीरीज? 3, इंडिविजुअल्स, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस। अब कॉन्टिन्यूअस सीरीज में सिर्फ बेस ये बन जाएगा कि जो यहां पर हमारा डेटा था सिर्फ x लिखा होता था, अब x की जगह पे यहां पर हम पूरा ग्रुप्स यूज करेंगे। क्योंकि डेटा का जो एरिया है वो वाइड हो गया। अगर वाइड मतलब जैसे यहां अगर कभी कभी ऐसा आ जाए कि बहुत बड़े बड़े, जैसे मैंने यहाँ तो 1 आवर का गैप बताया, क्योंकि स्लिप में इतना ही होगा रियलिटी में, बट इमेजिन करो इनकम की बात करते हैं या किसी भी ऐसे टॉपिक में ले लेंगे जहां एज ग्रुप हो या कुछ और हो, तो वो डेटा एक x और f जो होगा उसमें गैप x में काफी होगा। जैसे इमेजिन करो 0 से 5 एंड 5 to 10 एंड 10 to 15, ऐसे आपने डेटा देखा होगा शायद, 15 to 20। तो दिस टाइप ऑफ अगर ग्रुप्स में लिखे जाएंगे, इसका मतलब 0 से 5 दिन कितनी बार सोए हो, तो मान लो 2 दिन सोए, 5 से 10 घंटे कितनी बार सोए हो सकता है 3 दिन, 4, ऐसे 2, सो दैट इज x एंड f। तो यहाँ ग्रुप्स हो गया एंड दूसरा फ्रीक्वेंसीज हो गई। तो तीनों डेटा में फर्क है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज एंड कॉन्टिन्यूअस सीरीज। अब तीनों मैं आपको जानबूझ के बता रहा हूं क्योंकि ज्यादातर जो मैंने प्रॉब्लम्स बच्चों में नोटिस करी है, वो प्रॉब्लम से नोटिस करी है कि जब वो मीन मीडियन मोड्स निकालते हैं तो उनकी बहुत सारे फॉर्मूलेस गलत हो जाते हैं, क्योंकि हर एक सीरीज के लिए अलग अलग फॉर्मूलास है। इमेजिन करके देखो थोड़ी सी, जब हम लोग इंडिविजुअल सीरीज का मीन निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला अलग है। ऐसे डिस्क्रीट सीरीज का जब हम लोग मीन निकालेंगे उसका फॉर्मूला अलग है। ऐसे कॉन्टिन्यूअस का, सो सबके मीन मीडियन मोड के फॉर्मूलेस भी अलग होंगे, इसलिए डेटा को ऑर्गेनाइज करना ज्यादा अच्छा होगा। तो डेटा का बेस जो होगा ब्रॉड, किस तरह बेस का मतलब साइज, इसमें कम डेटा था, इसमें और ब्रॉड डेटा हो गया, और कॉन्टिन्यूअस सीरीज का सबसे ब्रॉड डेटा हो गया। जैसे इंडियन पॉपुलेशन को रियलिटी में देखो तो भारत की पॉपुलेशन कैसे हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, 0 से लेके 14 ईयर्स तक के लोग, यहाँ पर एज बार लिख दो, तो एज बार ऐसे हमने बनाया, फिर ऐसे 15 ईयर्स से लेकर के इमेजिन करो 60 ईयर्स के लिए और 60 अबव ईयर्स के लिए। तो लाइक हम पूरी पॉपुलेशन को 3 ही नंबर ऑफ पीपल्स, पूरी सबको इसी 3 ग्रुप में ही डिवाइड कर देते हैं। जैसे मान लो कुछ भी होगा जो भी डेटा, तो एक्स वाई जेड, तो दैट इज अगेन, तो वो एक कॉन्टिन्यूअस डेटा का पार्ट है। अब कॉन्टिन्यूअस डेटा में मैंने यहाँ ग्रुप की बात करी, सो ग्रुप्स में आपको ध्यान में रखना है 3 ग्रुप्स होते हैं बेटा, राइट? जैसे यहाँ पर आपको ग्रुप में क्या ध्यान में रखना है, 3 ग्रुप्स। कौन कौन से? एक होगा इंक्लूसिव ग्रुप, राइट? तो एक होगा इंक्लूसिव ग्रुप और एक होगा एक्सक्लूसिव ग्रुप्स, राइट? तो एक हुआ एक्सक्लूसिव ग्रुप होंगे और एक ट्रू ग्रुप्स होगा। सो इंक्लूसिव ग्रुप्स में जैसे आपने नोटिस किया होगा कि जब डेटा हमारे शुरू होंगे लाइक 0 से लेकर के 5 और अगला आ गया मान लो 5 to 10, सो ऐसे 10 to 15, so that is a basically type of inclusive groups होंगे। और exclusive groups कौन से होंगे? like you will take जैसे 0 से 4 अगले नंबर से स्टार्ट हो जाए, 5 to 10 या 11 से लेकर के 15
एंड 16 से लेकर के 20। तो दिस इज बेसिकली एक्सक्लूसिव ग्रुप्स। एंड ट्रू ग्रुप्स में ये होगा जब पॉइंट्स में चीजें लिखी हो, जैसे 2.5, इमेजिन करो 0.0 से लेकर 2.5, 2.5 से लेकर के मान लो 5.5, ऐसे 5.5 से लेकर के 10.5। तो दिस इज बेसिकली ट्रू ग्रुप्स, राइट। अब ये तीनों चीजें आपको पता हो, इंक्लूसिव ग्रुप्स क्या होता है, एक्सक्लूसिव ग्रुप्स क्या होते हैं, और आपको मालूम होना चाहिए ट्रू ग्रुप्स क्या होते हैं। ट्रू ग्रुप्स में डेसिमल्स होंगे, एक्सक्लूसिव ग्रुप्स के अंदर नेक्स्ट नंबर से स्टार्ट होंगे, और इंक्लूसिव्स में वो वाले नंबर्स स्टार्टेड होंगे जहां से खत्म होगा वहीं से दूसरा भी स्टार्ट हो जाएगा। तो दैट इज इंक्लूसिव, एक्सक्लूसिव एंड ट्रू ग्रुप्स। ऐसे फ्रीक्वेंसीज भी कई टाइप्स की होती हैं, बट आपको एक फ्रीक्वेंसी जरूर मालूम होना चाहिए, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज का मतलब वो फ्रीक्वेंसीज जब फ्रीक्वेंसीज ऐड होती जाए। जैसे इमेजिन करो यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज है 2, और 2 में हम 2 को 2 ही लिख देते हैं, और 2 के बगल में या एक हाँ यही लिख दो क्योंकि इतना टेक्निकल है नहीं, 2 + 3 ऐड कर दिया तो 5 हो गया, मतलब ये वाला नंबर्स इसके साथ ऐड कर दिया। अब 5 में अगला नंबर्स इसको ऐड कर दो, मीन्स 5 + 4, सो अदर नंबर्स इज 9। 9 में फिर से ऐड कर दो 2, तो 9 + 2 = 11। तो मीन्स क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जब भी लिखी जाती है तो पहला नंबर वही लिख देते हैं, फिर दूसरा ऐड कर देंगे, फिर उसमें ऐड कर देंगे, फिर उसमें ऐड कर देंगे, और लास्ट में जो भी होगा वो ऐड करके आप नोट डाउन कर देंगे। सो दैट इज क्यूमुलेटिव। ये आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। अब मैं न्यूमेरिकल्स एक भी नहीं सॉल्व करा रहा हूं, लेकिन आपको क्या क्या बातें मैं इसमें बताना चाहता था कि एक अनऑर्गेनाइज्ड डेटा होता है जिसको रॉ डेटा बोलते हैं, और दूसरा जो ऑर्गेनाइज्ड डेटा होता है जिसको हम सीरीज बोलते हैं। तो दैट सीरीज आर इंडिविजुअल्स, डिस्क्रीट्स, कॉन्टिन्यूअस। सो यू मस्ट नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट 3 टाइप्स ऑफ सीरीज। ये तीनों सीरीज आपको पता होना चाहिए। दिस अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट पार्ट फॉर यू। अब फिर से एक बार देख लो हमें क्या दूसरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको। डेटा में ऑर्गेनाइज करते समय हमें क्या मालूम हो, सीरीज। तो सीरीज की समझ हो, और सीरीज में हमें इंडिविजुअल्स, डिस्क्रीट्स एंड कॉन्टिन्यूअस 3 पता हो। अब ऐसे हम डेटा एनालिसिस की तरफ भी मूव कर लेते हैं। सो व्हाट कॉन्सेप्ट्स आर देयर रिलेटेड टू डेटा एनालिसिस। और डेटा एनालिसिस करते समय हम लोग नेक्स्ट हेडिंग बना लेते हैं, डेटा एनालिसिस। सो हियर इज डेटा एनालिसिस, सी केयरफुली और मजे से सीखते जाओ। तो डेटा एनालिसिस, हियर इज डेटा एनालिसिस। डेटा एनालिसिस में क्या होता है समझे। डेटा एनालिसिस में मीन्स व्हाइल वी एनालाइज डेटा, सो इसके 2 लेवल पर हम डेटा एनालिसिस करते हैं। फर्स्ट लेवल ऑफ डेटा एनालिसिस is basically MCT. So what is the full form of MCT? MCT का मतलब हुआ measurement of, so measurement of central tendency. आपने बचपन में शायद पढ़ा होगा central tendency, जब इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते थे तो दैट इज आवर MCT। और MCT में 3 चीजें, ये बहुत बार एग्जाम्स में आए हैं और बच्चे बहुत गलतियां करते हैं इसमें। जैसे मीन, सो मीन is a part of MCT, measurement of central tendency. मीन का दूसरा नाम क्या है, एवरेज। सो its name is average. अब मीन को हम लोग 2 तरह से देखते हैं। जैसे मान लो मीन तो कई टाइप के, हार्मोनिक मीन, अर्थमेटिक मीन, बट हमें अर्थमेटिक मीन से मतलब होता है ज्यादातर साइकोलॉजी में। अब मीन में इसको हम लोग 2 मीन को देखते हैं। एक सिंपल मीन होता है, राइट। तो जो सिंपल मीन होगा, सिंपल मीन इज बेसिकली डिनोटेड बाय द बार एक्स, ऐसे लिखा होगा, बार एक्स लिखा है तो इसका मतलब वो सिंपल मीन है। और अगर कहीं पर इस तरह का लिखा हुआ है, सो इट मीन्स दैट इज व्हाट, वो पॉपुलेशन मीन लिखा है, सो इट इज कॉल्ड पॉपुलेशन, म्यू बोलते हैं, राइट। सो म्यू इज अ पॉपुलेशन मीन्स। तो एवरेज में क्या बातें ध्यान में रखना है, दैट इज एवरेज मीन, और मीन
दो होंगे, पॉपुलेशन मीन एंड सैंपल मीन। खास तौर से जब आप हाइपोथेसिस पढ़ते हैं तो हाइपोथेसिस के अंदर क्योंकि इन मीन का यूज किया जाता है और ये पॉपुलेशन मीन भी वहाँ लिखा होगा, तो कई बार बच्चे उसका स्टेटमेंट नहीं लिख पाते। मैंने जो नोटिस किया है कि वो अगर कहीं पर ऐसे लिखा है, मान लो कि अल्टरनेट नल हाइपोथेसिस इज प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन मीन, तो वो समझ नहीं पाते इसका मतलब क्या हुआ। या बगल में लिख दिया गया लाइक दैट कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस इज इक्वल टू जस्ट राइट टू द कुछ ऐसे वन लाइक, या फिर कह सकते हैं कि पॉपुलेशन लाइक दैट, तो समझ नहीं पाते कि आखिर ये है क्या। तो इसीलिए मैंने बताया कि सैंपल मीन और दूसरा कौन सा होता है, पॉपुलेशन मीन। अब मीन में बहुत सारी बातें हैं, आगे अभी बात करेंगे। दूसरा पॉइंट इसमें होता है मीडियन। तो मीडियन को शॉर्टकट में आप लोग लिख सकते हैं एमडी, कई बुक्स में जैसे इग्नूज वगैरह में एमडी लिखा हुआ। देन मीडियन अनदर इज मोड। सो मोड इज देयर, 3MD मोड को शॉर्टकट में MO लिखा जाता है, राइट। तो मीडियन को ही दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इट इज कॉल्ड पोजिशनल एवरेज। तो इसको पोजिशनल एवरेज इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक लोकेशंस बताता है। सो दिस इज कंसिडर्ड द लोकेशंस ऑफ द एनीथिंग, सो वी कॉल देम पोजिशनल एवरेज। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। एंड मैं आपके क्वेश्चंस जानबूझ के नहीं ले रहा हूँ क्योंकि इस इंटरेस्टिंग टॉपिक के बीच में आप अब सिर्फ समझते जाओ, डाउट जो भी बनेगा ऑटोमेटिकली हम इसको रिजॉल्व कर लेंगे। सो ऐसे अब थोड़ी थोड़ी बात करते हैं हम लोग, एक इसकी डिटेल में जाएं। जैसे आप देखो, जब हम मीन में आते हैं तो इसमें एक होता है मीन में हमेशा एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यूज जानते हैं ना आप क्या होता है? एक्सट्रीम वैल्यूज जो होंगी वो हमेशा अफेक्ट करेंगी। सो मीन अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज। एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब जैसे मान लो इंडिया की लोगों की इनकम लिखी गई, किसी की 50 रुपए, किसी की 500, किसी की 200, किसी के 100 रुपए लिखे गए, और फिर अचानक अंबानी की इनकम लिख दी गई 10 करोड़। तो अब वो एक्सट्रीम वैल्यूज क्या हमारे लिए, 10 करोड़, मतलब सारे छोटे छोटे डेटा, तब तक अचानक बहुत बड़ा डेटा आ गया तो एक्सट्रीम वैल्यूज हो गई। या आउटलाइनर्स। आउटलाइनर्स का मतलब कि आउटलाइनर्स का मतलब ये हुआ कि जब डेटा का बिलो लिखा हो या फिर अबव जैसी चीजें लिखा हो, या फिर डेटा में मान लो डैश 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 डाल दिया जाए। इमेजिन करो जैसे मैं लिखूं 245 डैश डैश डैश, क्या कितना, तो इसका कोई हमें आउटलाइनर्स नहीं है, बाउंड्रीज नहीं है। ऐसे कंडीशंस में आप मीन नहीं निकाल सकते। तो एक्सट्रीम वैल्यूज होगा तो प्रॉब्लम होगी, आउटलाइनर्स होंगी तो प्रॉब्लम्स होगी। और ऐसे ही जब मीन निकालते हैं तो और भी कई चीजों से इन्फ्लुएंस हो जाती है। मीन जो एक एक पर्सन का, एक एक ईच इंडिविजुअल्स इसमें इंपॉर्टेंट रखता है। इसमें ईच एंड इंडिविजुअल्स इंपॉर्टेंट रखता है। क्यों? क्योंकि इमेजिन करो कि इसकी इनकम 50-60 रुपए से बढ़ करके वो बढ़ जाती, तो उसका असर सबके एवरेज पे पड़ेगा। So that each and every numbers is important into the mean। अब मैं मीन निकालना नहीं जानबूझ के बताऊंगा, खैर हल्का सा इमेजिन करो, इसी को समझा दूं मैं। इंडिविजुअल सीरीज में आपको मीन निकालना है, तो इंडिविजुअल सीरीज का डेटा याद करो। जैसे मैंने 2, 7, 9, 5, 4 इस तरह का डेटा लिख दिया, तो दैट इज अ टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स। अब इंडिविजुअल सीरीज का मीन का फॉर्मूला होता है, मीन मैंने अगर बार x लिखा तो इसका मतलब सिंपल ले लिया। सिंपल और कोई भी लिख सकते हो डिपेंडिंग कि क्वेश्चन में क्या है। तो सिंपल मीन में आपने पढ़ा होगा सम ऑफ नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स, राइट। तो मीन्स टोटल नंबर्स, कितने नंबर्स हैं तो उनको ऐड, जैसे इसका मतलब 2 + 9 + 7 + 5 + 4 + डैश डैश डैश, एक 1 2 3 4 5 सपोज 6 है, इवन इसमें तो 7 लिखा हुआ। तो जो भी नंबर्स हैं आप इसी तरह से आप जब लिख देते हो तो दैट इज इंडिविजुअल्स। अब ऐसे दूसरे का मीन निकालना हुआ, इन केस ऑफ आपको डिस्क्रीट का मीन निकालना हुआ, तो मीन भी 12 तरीके से निकलते हैं। आपने क्लास 10th में चार्ट मेथड से निकाला होगा मीन, तो उसी को तीनों डेटा में ट्रांसफर कर दो, तो 4 3 जा 12, तीनों डेटा मीन्स इंडिविजुअल, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूअस। तो यहाँ पर डिस्क्रीट का ऐसे मीन निकलेगा, तो डिस्क्रीट में भी मीन
इसका फॉर्मूला क्या लगाते होंगे, याद करो, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, कुछ ऐसा लगाते। तो मीन्स यहाँ पर आपको पहले x रहेगा फिर f रहेगा। x मान लो 2 है या 4, 5, 9, 15 और इसकी फ्रीक्वेंसीज है 2, 1, 3, 4 और इससे हम क्या निकालेंगे, x और f। सो x और fx निकालते हैं। तो fx निकालने के बाद सपोज इसका 8 आ गया, 5 आ गया, 27 आ गया और 60 आ गया। तो लास्ट में इसका हम लोग सम कर लेते थे fx और इधर सारे f का सम कर लेते थे। तो इन वैल्यूज, दोनों वैल्यूज को यहाँ रख करके सॉल्व कर देते थे। दैट इज डिस्क्रीट सीरीज। अब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपने कभी नहीं पढ़ा हो तो सिर्फ किसी बुक्स में देखना है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये जो मीन का कॉन्सेप्ट है, हमारे जो एग्जाम है खास तौर से जो एनालिसिस है इनिशियली कौन कौन से टॉपिक्स में, दिस मीन इज यूजफुल टू अंडरस्टैंड। हमारे कुछ टॉपिक्स में जैसे आप पढ़ेंगे एनोवा, तो एनोवा में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा मीन, क्योंकि मीन का ही एवरेज निकालना होता, वहां पर मीन का स्क्वायर निकालना है या फिर स्क्वायर करके फिर मीन निकालना है। तो एनोवा में फिर फैक्टर एनालिसिस करते समय भी मीन इंपॉर्टेंट हो गया, रिग्रेशंस को कैलकुलेट करते समय भी मीन इंपॉर्टेंट हो गया एंड कॉरिलेशंस में भी मीन इंपॉर्टेंट हो गया। तो इनिशियली मीन इज इंपॉर्टेंट इनटू रिग्रेशन, कॉरिलेशंस एंड फैक्टर एनालिसिस। गेटिंग? अब इसमें दो चीजें हम लोग और देख सकते हैं, मैं इसी के ठीक नीचे लिखना पसंद करूंगा, इससे कि डिस्टर्बेंस ना हो, अगले पेज में जाने की जरूरत नौबत ना आए। तो हम लोग फिर से आ जाते हैं मीडियन। मीडियन को हम लोग बोलते हैं जैसे दैट इज अ पोजिशनल एवरेज, ये एग्जाम में कई बार आया हुआ है। सो पोजिशनल एवरेज इज अनदर नेम ऑफ मीडियन। गेटिंग? सो मीडियंस में हम लोग जो समझेंगे, क्या समझेंगे, वन बाय वन वी विल सी। मीडियन में फर्स्ट थिंग्स वी विल अंडरस्टैंड कि इसमें एक तरह से हमें उसकी पोजीशन से मतलब है। तो यहाँ पर मेन किससे मतलब होता है, पोजीशन से। अब मीडियन जब निकालेंगे तो पोजीशंस में हमारे पास अलग अलग डेटा का, चलो मैं पहले इंडिविजुअल्स डेटा का बताता हूँ। तो इंडिविजुअल्स डेटा का अगर हमें पोजीशन निकालना है तो इसमें भी दो बात ध्यान रखते हैं कि वो डेटा ऑड है या फिर इवन है। और अब इसके फॉर्मूलेज होते हैं और मैं कभी फॉर्मूला सजेस्ट इसमें नहीं करता क्योंकि बहुत सिंपली निकल आता है। तो ऑड में आपने देखा होगा इसका फॉर्मूला बहुत बड़ा है, इनिशियली n/2 प्लस n+1/2 थर्ड टर्म्स दोनों में लगाओ, इसमें भी लगाओ, प्लस डिवाइडेड बाई 2 करो। ये माफ करना, ये इवन का फॉर्मूला था और ओड का फॉर्मूला अलग है। ओड का फॉर्मूला मैं क्रॉस करके यहाँ लिख देता हूँ, n+1/2, बाई द मिस्टेक मुझसे लिख उठा। तो दैट इज, अब कोई भी डेटा है, इमेजिन करो हमारे पास डेटा है 2, 7, 5, 9, 4, 3, 6, राइट। तो इस डेटा को सबसे पहले हमें और अरेंज करना पड़ेगा। सीक्वेंस मिलाने मीन्स असेंडिंग ऑर्डर मिलाओ या डिसेंडिंग ऑर्डर मिलाओ। तो जैसे 2 पहले लिख दिया, 2 के बाद 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 9 आएगा। अब इस केस में हम क्या कर सकते हैं, एक डेटा इधर से कट करें, एक इधर से करें, एक डेटा इधर से कट करें, एक इधर से कट करें, एक इधर से कट करें। अब बीच में जो बचा वही हमारा मोड हो गया। तो मीन्स पोजिशनल एवरेज, पोजीशन बीच में आई, तो इसलिए हम लोग बोल देंगे। अब आप पूछोगे अगर 2 आ गया तो इमेजिन करो एक नंबर यहाँ पर और होता 9, तो फिर हम कट तो दोनों तरफ से करते, लेकिन लास्ट में फिर हमारे पास 2 डेटा बचते और जो 2 डेटास थे वही दोनों डेटास का आपको डिवाइडेड बाय 2 कर देना है। तो लाइक दिस, और फिर उसका पता चल जाएगा पोजिशनल एवरेज। तो मीन्स यहाँ पर आ गया दैट इज 6, तो 11/2 इज इक्वल टू 5.5। तो दैट इज द टाइप ऑफ। अब यहाँ पर कोई मैं हार्ड मैथमेटिक्स नहीं बता रहा हूँ, इवन हमारे अगर आप पीजी के सिलेबस में देखो, यूजी के सिलेबस में, तो ये सब करा दिया गया है। आप बीए ऑनर्स में भी देखोगे, एमए में भी देखोगे, स्टैटिस्टिक्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो इसलिए आपको पता होना चाहिए।
ये मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट। अब पूछा जाए क्या इसमें एक्सट्रीम वैल्यूज फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। जैसे मान लो यहाँ पर 4 करोड़ भी हो जाता तो क्या फर्क पड़ता है? तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देन इसी तरह से क्या आउटलाइनर्स का इफेक्ट पड़ेगा? आउटलाइनर्स का इफेक्ट नहीं पड़ेगा इसमें। एंड देन पूछा जाए क्या इसमें इंडिविजुअल्स वैल्यूज का फर्क पड़ेगा? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो इस तरह से ऐसे कई पैरामीटर्स पर आप मीन मीडियन मोड को देखेंगे, राइट। और इधर भी हम लोग थोड़ा सा थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, दैट इज मूड। तो मूड को भी इसी के ठीक नीचे लिख देता हूं मैं जानबूझ करके, क्योंकि मूड में ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं होगी। मूड आप बचपन से करते आए हो, और मैंने कहा ये जो मेथड्स हैं वो हर डेटास के वाइज डिफरेंट डिफरेंट होते जाएंगे। अब उसके मेथड कभी कभी फॉर्मूलास, वैसे तो मैंने देखा नहीं कभी पूछा हो, हाँ, बट किसी एग्जाम्स में अगर पूछ ली तो फॉर्मूला रख लेना, याद कर लेना। खैर अभी मैं उसको, मुझे खुद नहीं याद है इस समय, क्योंकि हर चीज मुझे हर वक्त नहीं याद रहती, और मैं कोई अभी असिस्टेंट मटेरियल लेके भी नहीं बोल रहा हूं। तो मोड मीन्स हो गया हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। चलिए देखें, सो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसीज मतलब जिस डेटा की सबसे ज्यादा टर्म्स आएंगे दैट इज हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। तो दैट इज बेसिकली आवर मोड। तो मोड मीन्स हाईएस्ट किसके नंबर्स आए, दैट इज। तो मोड्स में हम लोग जो कंसीडर करते हैं, समझते हैं, मीन्स जिस नंबर को सबसे ज्यादा बार लिखा गया। जैसे इमेजिन करो 2 4 5 4 3 4 5 9। तो अब पूछा जाए इसमें मोड क्या बनेगा, तो मोड विल बी डेफिनेटली दिस नंबर्स, बिकॉज 4 सबसे ज्यादा बार आया है। ये सिंपल डेटा में बताया, अगर ये डेटा लिखा है इसका मतलब इंडिविजुअल्स डेटा। अब जैसे इग्नूज वगैरह के मटेरियल पढ़ेंगे वहां अनग्रुप्ड एंड ग्रुप डेटा को पढ़ेंगे, या कोठारी पढ़ेंगे, या कोई और एडवांस बुक पढ़ेंगे, तो उन सब में एक ही सिंह पढ़ेंगे, थोड़ा एडवांस डेटा की कैलकुलेशंस भी दी गई है। बट ये बेसिक क्लास है, ये मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूं कि एटलीस्ट आपको समझ में आ जाए कि कौन कौन सी चीजें हमारी एमसीटी में आती हैं और कौन सी चीजें एमसीटी से बाहर आती हैं। जैसे अब मैं दूसरी साइड यहां लिख देता हूं कौन सी चीजें एमसीटी से बाहर हैं, और एमसीटी से जो चीजें बाहर हैं उसी को हम लोग बोलते हैं वेरिएबिलिटी। तो दैट इज कॉल्ड वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी का ही दूसरा नाम होता है डिस्पर्जन। सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिस्पर्जन। तो डिस्पर्जन्स आपको मालूम होना चाहिए, और अगर नहीं है तो निश्चित तौर से मैं उसी को बताऊंगा आपको। तो डिस्पर्जन्स के नाम मैं यहाँ पर लिख देता हूं, और आप इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन करते जाइए। जैसे पहला डिस्पर्जन्स, आई होप यू नो दैट वेरी पॉपुलर, दैट इज रेंज। आप रेंज का मतलब क्या होता है? जब रेंज मीन्स होता है कि जो लार्जेस्ट वैल्यूज है और स्मॉलेस्ट वैल्यूज के गैप कितने हैं। इमेजिन करो कि आप खाना खाते हो, तो खाना खाना एक हैबिट है, बिहेवियर। तो वो बिहेवियर सिंपल बिहेवियर है, बायोलॉजिकल बिहेवियर है। तो लार्जेस्ट मान लो आपने एक मैक्सिमम किसी दिन में आपने 15 चपाती खा ली, और किसी दिन आपने सिर्फ एक चपाती खाया, तो इसके बीच का रेंज कितना आया? 14। इसका मतलब आपकी बॉडी 1 से 14 से 15 से लेके 1 चपाती के बीच में टॉलरेट कर सकती है। ये आपका रेंज आ गया। अब इसको भी साइकोलॉजी में यूज करते हैं, क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर्स में एग्जैक्टली आप नहीं बता सकते, सो दैट वी यूज रेंज इन ह्यूमन बिहेवियर। अब पूछेंगे वेरिएबिलिटी क्यों, क्या मतलब क्या है? वेरिएबिलिटी का मतलब जब एक्यूरेसी डेटा में ना हो, कुछ डेविएशन पाए जाते हैं, डिस्पर्जेंस बोल सकते हैं, सो दैट इज कॉल्ड रेंज। तो रेंज में सबसे पहले दैट इज कॉल्ड डिस्पर्जन, और डिस्पर्जेंस में सबसे पहले हमने रेंज पढ़ा, और रेंज में के बाद हम लोग पढ़ते हैं मीन डेविएशन, राइट। तो मीन डेविएशंस का मतलब क्या? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीन डेविएशंस? मीन डेविएशंस को सरल भाषा में दूसरे वर्ड्स में भी बोल सकते हैं एडी। एडी का मतलब हो गया एवरेज डेविएशंस, राइट। तो एवरेज डेविएशंस निकालना, अब मीन निकालना आपको आता है, तो मीन का भी अगर एडी कभी भी निकालना पड़े, तो मीन का भी अगर डिवाइडेड बाय एन कर देंगे तो वही क्या निकल आएगा? मीन डेविएशंस आ जाएगा। तो मीन डेविएशंस एक जो मीन का है वो डेविएंट एक एवरेज उसका भी निकाल लेते हैं, सो दैट इज कॉल्ड मीन डेविएशंस। अदर इज स्टैंडर्ड डेविएशंस इज हियर।
तो दूसरी चीजें हमारे पास है स्टैंडर्ड डिविएशंस। तो स्टैंडर्ड डिविएशंस में हम लोग क्या क्या चीजें देखते हैं, इसको शॉर्टकट में एसडी बोलते हैं, राइट। तो एसडी मींस स्टैंडर्ड डिविएशंस। अब एडी को भी डिवाइडेड बाय अगर एन कर दो तो दैट इज वो हमारा निकल आएगा स्टैंडर्ड डिविएशन। सरल भाषा में, टेक्निकली मैथमेटिकली आपको समझना, वो एग्जाम्स में यहाँ पे जरूरत नहीं है। हाँ, बाकी फॉर्मूलेज एक दो न्यूमेरिकल्स आप प्रैक्टिस कर लेना। आपका मेन फोकस जो जाएगा वो रिग्रेशंस पे जाएगा, कॉरिलेशंस पे जाएगा, या जो मैं अभी बताऊंगा आपको इन पे जाएगा, रेदर देन इसी सिंपल से टॉपिक पर। तो स्टैंडर्ड डिविएशंस के बाद में देन यहाँ पर दूसरी चीजें भी हैं, राइट। स्टैंडर्ड डिविएशंस के बाद में जैसे परसेंटाइल। सो परसेंटाइल इज अ टॉपिक ऑफ वेरिएंस, राइट। अदर इज क्वांटाइल। अदर इज क्वांटाइल। क्वांटाइल मीन्स क्वार्टर। क्वार्टर मीन्स यहां पर आप शायद पढ़े होंगे। परसेंटाइल मीन्स आप जानते हैं ना, बिलो द एवरेज। मीन्स बिलो द एवरेज मीन्स एक जो स्टैंडर्ड स्कोर था, उस स्टैंडर्ड स्कोर से जो बिलो चला जाता वो उसी को हम लोग परसेंटाइल कहते हैं। तो परसेंटाइल आपकी मार्कशीट में कई बार लिखे होते हैं, कई बार अलग अलग रिपोर्ट कार्ड्स में आते हैं, वहां पर परसेंटाइल वैल्यूज, और हमें भी निकालना पड़ता है, हमारे एग्जाम्स में भी आते हैं। तो परसेंटाइल के बाद क्वांटाइल। क्वांटाइल का मतलब क्वार्टर से है। क्वार्टर का मतलब जैसे 25% कोई हो गया तो वो दैट इज अ क्वार्टर 1 हो गया। कोई चीज 50% हो गया सो दैट इज क्वार्टर 2 हो गया। और ऐसे कोई भी चीज अगर मान लो 75% हो गई तो क्वार्टर 3 हो गया। सो इसी से कॉन्सेप्ट है IQD, इंटर क्वांटाइल डिविएशंस। इंटर क्वांटाइल डिविएशंस अगर हम लोग निकालते हैं तो दैट इज क्वार्टर 3 माइनस क्वार्टर 1 अपॉन 2, तो दैट इज इंटर क्वांटाइल। और इस इंटर क्वांटाइल के बाद इसी तरह से इसमें और एक आता वेरिएंस, वेरी इंपॉर्टेंट। वेरिएंस अच्छे को स्लिप करा देता है। तो वेरिएंस का फॉर्मूला आप ऐसे लिख सकते हो, जो स्टैंडर्ड डिविएशंस है, स्टैंडर्ड डिविएशंस की दूसरी जगह पे उसी को आप स्क्वायर कर देंगे, अंडर रूट कर देंगे, सो दैट इज वेरिएंस। और दूसरी तरफ रूट लगा देंगे तो दैट विल बी वेरिएंस। स्क्वायर करेंगे तो वेरिएंस हो गया, और SD वो डिवाइडेड बाय समथिंग। तो रूट्स एंड वेरिएंस का यहाँ पर फर्क है, रूट्स एंड स्क्वायर का। सो वेरिएंस, अच्छा, स्टैंडर्ड डिविएशंस को बेसिकली हम लोग सिग्मा के तौर से भी डिनोट करते हैं। व्हाइल वी पुट द वैल्यूज इनटू द सिग्मास, तो दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड डिविएशंस और वेरिएंस। अब ये बातें आपसे मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एग्जाम्स में डायरेक्ट आए हुए हैं। अगर ध्यान से देखो तो एग्जाम्स में ऐसे आए हुए हैं, मैंने जो बताया कि कई बार ऐसे पूछा कि माफ करना है, बहुत तेजी से मैं कर दे रहा हूँ, करना है। तो यहाँ पर इस ऐसे आया हुआ है कि मान लो कभी कभी पूछा कि इनमें से कौन सा वेरिएंस है। तो इमेजिन करो कि ऑप्शन हो मीन, मीडियन एंड मीन डेविएशन एंड मोड। तो मीन, मीडियन, मीन डेविएशंस एंड मोड, तो इसमें राइट आंसर कौन सा वेरिएंस है, दैट इज मीन डेविएशंस। तो मिक्स कर देता, मीन्स 3 टॉपिक इसके डाल दिया, किसके डाल दिया, और कंफ्यूज कर देता है बहुत सारे बच्चों को। तो आप इससे बचने का रूल्स सीख लो कि आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, वही आपकी बेस्ट पार्ट है, दैट इज योर बेस्ट प्रिपरेशन, राइट। अब इनके टेक्निकल फॉर्मूलेज थोड़ा सा इसमें आप होमवर्क कर लेना है, और कभी अगर नहीं प्रैक्टिस किया है, आपको अगर फियर पैदा करता, यही फियर पैदा करता जितना मैंने देखा, तो इस केस में आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करके जाना, और थोड़ी सी न्यूमेरिकल्स, क्योंकि हमारे एग्जाम्स में आते नहीं और इसलिए हम करते नहीं। हाँ, पैसेज में जरूरत पड़ेगी तो उतना मैं शॉर्टकट करवाना सिखा दूंगा, राइट। और डिटेल्स में कभी जानना चाहेंगे तो हम लोग इसको एक क्लासेस में किसी में देख लेंगे। खैर, अब चौथा टॉपिक कौन सा आएगा, याद करो, आपके पास नोट्स में अगर है ध्यान से तो चौथा टॉपिक हमारा दैट इज डेटा रिप्रेजेंटेशंस। तो डेटा को रिप्रेजेंट करना हम लोग सीखते हैं। तो लेट्स सी द डेटा रिप्रेजेंटेशंस। डेटा को रिप्रेजेंट करना सीखते हैं, और डेटा को रिप्रेजेंट करने का भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके स्क्रीन पर ये रहा।
right? So see, here is data representations. Data representations is here representation. तो डेटा रिप्रेजेंटेशन इज द नेक्स्ट टॉपिक. अब डेटा को जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, सो इनिशियली हम लोग डेटा को रिप्रेजेंट करते समय आपने देखा होगा या कभी जरूर यूज किया होगा ग्राफ्स के. सो वी हैव अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्स. अलग अलग टाइप के ग्राफ हम लोग डेटा रिप्रेजेंटेशंस के लिए करते हैं. और दूसरी चीज इसमें यूज करते हैं टेबल्स. हम लोग, आप देखो बहुत सारी टेबल्स पढ़ते होगे आप, राइट? और बहुत सारे चार्ट पढ़ते हैं आप. चार्ट्स में पढ़ते हैं और टेबल्स में पढ़ते हैं या फिर ग्राफ्स में. रिप्रेजेंटेशंस इसलिए किया जाता है जैसे कि वो डेटा विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में बहुत कुछ समझ में आ जाए. तो दैट इज डेटा रिप्रेजेंटेशंस. सो सी द डेटा रिप्रेजेंटेशंस एट हियर. फर्स्ट में जो ग्राफ है, फर्स्ट ग्राफ इज that is a bar graph. I think everyone know. तो बार ग्राफ, अब यही गेम खेलना है किस बार ग्राफ में किस डेटा का बार ग्राफ बनाया जा सकता है. तो राइट आंसर होगा जो इंडिविजुअल सीरीज होते हैं, इंडिविजुअल्स डेटा के बार ग्राफ बनाया जा सकता है. तो बार ग्राफ बनेगा कैसे? आपको बचपन में थोड़ा समय था ग्राफ सीखा होगा, जब एक तरफ x लिखा होता था और दूसरी तरफ y, और इधर कुछ वैल्यूज लिखी होती थी और इधर भी कुछ वैल्यूज लिखी होती थी. तो मीन्स इस तरह से जब हमने किसी एक एक का इंडिविजुअल ऐसे हमने ग्राफ बना दिया, और इस तरह से ग्राफ जब हम लोग बनाते हैं तो दिस ग्राफ इज बेसिकली बार ग्राफ, राइट? तो ये मेनली किसके लिए यूज होता है? इट इज यूज फॉर द इंडिविजुअल्स डेटा. तो इंडिविजुअल्स डेटा के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं. या आपने बचपन में मैथमेटिक्स में कलर याद होगा कि जैसे बॉल्स की बात करते हैं हम लोग, राइट? तो बॉल्स में आपने पढ़े होंगे कि येलो कलर्स की बॉल्स हैं, राइट? ब्लू कलर्स की बॉल्स हैं, तो इसी तरह से ग्रीन कलर की बॉल हैं. तो यहाँ पर मान लो यही ग्रीन लिख दो या येलो लिख दो, ब्लू लिख दो, ग्रीन लिख दो, और बॉल्स के नंबर्स यहाँ पर मान लो 10 हैं, यहाँ पर 8 हैं, यहाँ पर 15 हैं, यहाँ पर ऐसे रेड हैं, तो दैट इज मान लो 6 हैं. तो लाइक दैट इज बेसिकली विच टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स डेटा. तो बार ग्राफ हम लोग किसका बना लेते हैं? इंडिविजुअल्स डेटा का. ये बात ध्यान में रखना. सेकेंड पार्ट इज दैट इज दूसरी चीजें क्या समझ में आना चाहिए आपको. दूसरी बात आपको समझ में आए, दैट इज हिस्टोग्राम. सो हिस्टोग्राम इज द सेकेंड थिंग्स विच वी रिप्रेजेंट द स्टैटिस्टिक्स. अब इसमें आपने देखा होगा दो तरह से हो गया. अगर मान लो डेटा बिल्कुल बिगिनिंग से डेटा है तो इस तरह से आप इसी तरह का ग्राफ बना होगा, लेकिन ये सारे ग्राफ आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे. तो इस तरह के जब आप ग्राफ देखे होंगे किसी भी बुक्स में, नोट्स में, कॉपीज के अंदर, तो दैट ग्राफ इज बेसिकली बार ग्राफ लाइक दिस. या इसी तरह से हमने बना लिया. सो इस तरह के यहाँ x लिखेंगे, यहाँ पर y. सो दिस ग्राफ इज यूज फॉर विच डेटा? इट इज यूज फॉर डिस्क्रीट डेटा. तो ये डिस्क्रीट डेटा के लिए हो सकता है या फिर कॉन्टिन्यूअस डेटा के लिए, क्योंकि डिस्क्रीट डेटा कैन बी कन्वर्टेड इनटू द कॉन्टिन्यूअस. इट इज नॉट अ बिग गेम. सारे डेटा कन्वर्ट कर सकते हैं, इंडिविजुअल्स को भी करते हैं, और खैर बचपन में किया भी होगा. तो दूसरी चीजें आपको यहाँ पर जो सीखने को मिलेंगी, दैट इज द हिस्टोग्राम के बाद में फ्रीक्वेंसी पॉलीगन. सो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, पॉलीगन. तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इज अनदर फॉर्म ऑफ डेटा रिप्रेजेंटेशंस. इसमें आपने भी डेटा को रिप्रेजेंट किया होगा कुछ ऐसे, याद करो अपने दिन में. अच्छा, इसमें मैंने बोला दो होते हैं, थोड़ा सा मैं आगे बढ़ गया. इसमें बेटे किसी में से किंक बना होगा और फिर इस तरह का रिप्रेजेंटेशंस करने के लिए होता है. तो मे बी पॉसिबल ऑल्सो. अगर डेटा बिगिनिंग से नहीं है, मान लो कोई डेटा 130 से स्टार्ट हो रहा, तो मीन्स 0 से 13 के बीच में कोई डेटा नहीं, तो उस केस में किंक बना देते हैं. इसमें भी हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स में भी किंक बना सकते हैं. तो इनिशियली इसमें जो डेटा है ऐसे ही रहेगा,
बिल्कुल जैसे आपने इसमें देखा लाइक दिस ऐसे रहेगा, बट फर्क ये रहता है कि जो इसमें जो डेटाज होंगे वो इन केस ऑफ उसके टॉप टॉप मिला दिए जाते हैं। इस तरह के टॉप्स जब आपके मिला दिए जाएं, मान लो लाइक दैट, एक और मैं बना लेता हूं यहाँ पर, तो लाइक दिस, तो इसके जो टॉप्स होंगे वो बीच का टॉप टॉप पॉइंट्स मिला दिया जाता है, सो ये एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाए जाते हैं, राइट। तो इसी तरह का ग्राफ हम लोग कई जगहों में यूज करते हैं, राइट। एंड अदर इज, और ये भी किसका बनेगा, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस डेटा का। देन फोर्थ इज फ्रीक्वेंसी कर्व। सो फ्रीक्वेंसी कर्व इज अनदर थिंग्स दैट वी यूज टू अंडरस्टैंड। फ्रीक्वेंसी कर्व्स आपने फिर से ग्राफ ऐसे बनाना है। अब ये कर्व्स में भी इस टाइप में भी हो सकता है, मे बी दिस कर्व्स में भी लाइक दिस टाइप में भी हो सकता है, मे बी दिस कर्व्स लाइक दिस और दिस फॉर्म में भी हो सकता है। जैसे आपको एक सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी पढ़ा होगा आपने, तो सिग्नल डिटेक्शंस थ्योरी इज देयर, इसको शॉर्टकट में हम लोग SDT बोलते हैं। तो सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी आप पढ़ते समय एक कर्व बनाते हैं, ROC कर्व। ROC कर्व्स मीन्स दैट इज अ रिसीवर ऑपरेटिंग कर्व्स, सो दैट वी कलेक्ट द डेटा एंड देन उसी का हम लोग क्या बना लेते हैं, फ्रीक्वेंसी कर्व्स। फ्रीक्वेंसी कर्व्स के बाद में लास्ट जो इसमें आएगा दैट इज ओजाइव। सो फिफ्थ नंबर इज ओजाइव, राइट। तो ओजाइव इज देयर, ओजाइव इज देयर। ओजाइव ग्राफ भी हम लोग बनाते हैं। आप अगर कभी क्रिकेट मैच देखते होंगे तो आपने नोटिस किया होगा कि ऐसे कुछ क्रिकेट की बॉल्स दिखाई जाती लाइक दिस, फिर वो मान लो एक्स है टीम, और दूसरी टीम को मान लो मैं वाइट कलर से बना देता हूँ यहाँ पर, तो वो चीज़ें यहाँ पर लाइक दिस ऐसे बना दिया, लाइक दिस, तो इसको बना दिया। या तीसरा कलर भी मैं यहाँ दिखेगा, वैसे तो है नहीं बट फिर भी ट्राई करता हूँ, लाइक दिस लाइक दिस, तो ये मान लो Z हो गया। दिस इज अ टाइप ऑफ ओजाइव्स। इसी को एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, इस तरह का जब ग्राफ बनाते हैं दैट इज कॉल्ड ओजाइव्स। अगेन इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट कॉन्टिन्यूस डेटा। क्रिकेट मैच में आपने देखा होगा इस तरह के ग्राफ। तो ये जो डेटाज हैं, जितने टाइप की मैंने टेबल्स बनाई, ऑल दैट टेबल्स आर देयर, यू कैन सी इन योर बोर्ड्स। ये सारे टेबल्स आपको पता होने चाहिए, आई मीन ग्राफ पता होना चाहिए। और इसके बाद इसमें आता है टेबल्स, और टेबल्स के कुछ कीवर्ड्स आपको मालूम हो तब आप अच्छा कर पाएंगे, कीवर्ड्स के बिना तो नहीं हो पाएगा ये। तो कीवर्ड्स में जैसे एक इसमें हेड नोट्स लिखा जाता है, राइट। तो इसमें हेड नोट्स मीन्स जैसे कोई भी टेबल बनाई जाएगी तो उस टेबल के ऊपर एक सबसे पहले हेड नोट्स लिखे जाएंगे। मान लो वो डेली यूनिवर्सिटी का डेटा है, DU ग्रेजुएशंस डेटा, तो ग्रेजुएशंस डेटा 2023, तो वो एक हेड नोट्स बनाया गया। और DU ग्रेजुएशंस डेटा हम लोग नीचे लिख देंगे, तो यहाँ ईयर लिख देंगे 2023, तो ईयर लिख दिया। अब कोई पूछे कि ग्रेजुएशंस डेटा में क्या क्या आप डालोगे, तो इसमें दूसरा पॉइंट होता है इसका फुट नोट्स। फुट नोट्स भी लिखते हैं हम लोग। फुट नोट्स में नीचे लिख देते हैं कि डेटा हमने कहाँ से कलेक्ट किया, सोर्स बता देते हैं कि डेटा हमने कहाँ से मिला, कैसे मिला, गवर्नमेंट साइट से मिला या पर्सनली जाके कलेक्ट किया, वो एक फुट नोट्स हो गया। बाकी इस तरह से हम लोग रॉज एंड कॉलम बनाते हैं। तो फिर सीरियल नंबर लिखते हैं इसमें, देन रॉज लिखते हैं एंड देन कॉलम्स लिखते हैं। तो रॉज, कॉलम्स एंड लास्ट में टोटल्स। तो अब इसी तरह से हम लोग बना देते हैं। मान लो BA का डेटा है, ग्रेजुएशन में तो BA के बच्चे होंगे एंड फिर BCom के भी बच्चे होंगे, इसी तरह से बैचलर इन साइंस यानी BSc के भी बच्चे होंगे। और फिर इधर से ये मैंने SN नंबर लिख दिया और इधर हमने टोटल लिख दिया। और इसी तरह से इधर मान लो इसमें भी दो ग्रुप बना दिया, बॉयज़ के डेटा एंड गर्ल्स के डेटा, और फिर इधर भी टोटल बना दिया और इधर से हम एक तरह से हमारा GT निकल आएगा। तो इस तरह की टेबुलेशंस करना पड़ता है, इसमें आपको प्रॉपर टेबल बनानी पड़ेगी। जैसे डेटा इसी में डाल सकते हो, मान लो यहाँ पर 250 आ गया, यहाँ पर टोटल 700 आ गया,
यहाँ पर 1000 आ गए, राइट। तो इसी तरह का यहाँ पर इमेजिन करो 600 आया, तो यहाँ पर मान लो 400 आ गया। तो अब यहाँ पर ऐसे कोई पूछे कि मान लो 170 हो गया, तो बाकी डेटा आप ऐसे फिलअप कर सकते हो। कैसे कैसे फिलअप होगा, इसी लॉजिक्स को हमें समझना होता था, दैट इज बेसिकली डेटास। सो दिस टेक्निक्स वी यूज टू कलेक्ट डेटास, और इसमें हम एनालाइज करके इसका डेटा निकालते थे। ये पुराने समय में होता था, खैर अब तो बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं इससे। और इसका तीसरा कॉन्सेप्ट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, दैट इज अगेन चार्ट्स। तो चार्ट में आपका एक ही चार्ट आता है, दैट इज चार्ट में एक चार्ट है, उसका नाम है पाई चार्ट। तो पाई चार्ट पी आई, राइट, पी पाई चार्ट जो होता है, तो पाई चार्ट में हमें जो समझना है वो बेसिकली एक सर्कल में समझा होगा, शायद बचपन में बनाया होगा, राइट। तो सर्कल के अंदर अब दो चीजें हम लोग लिख सकते हैं टेबल इसमें। एक तो लिख सकते हैं परसेंटेज, मीन्स कोई भी नंबर परसेंटेज में हो सकता है। जैसे हमने एक पर्सन की इनकम लिख दी कि मान लो अपनी इनकम का वो 20% फूड पे खर्च करता है, 5% वो रेंट पे खर्च करता है, इसी तरह से वो अदर्स खर्चे मान लो 15% करता है। तो इसी तरह का सेविंग वो मान लो 15% कर लेता है, प्लस वो कोई और टास्क करता है तो वहाँ से भी कुछ हो जाता है। तो ये बेसिकली हम लोग क्या निकालते हैं यहाँ पर, परसेंटेज, ठीक। और परसेंटेज को कभी कभी हम लोग डिग्री में कन्वर्ट कर देते हैं। अब डिग्री को कन्वर्ट कर देते हैं यहाँ पर परसेंटेज में, तो मिस कोई नंबर्स होगा, नंबर्स को हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करेंगे या परसेंटेज में कन्वर्ट कर देते हैं। तो दैट इज बेसिकली आवर डेटा रिप्रेजेंटेशन, राइट। तो डेटा रिप्रेजेंटेशंस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, इतनी बातें ध्यान में रखना है। ग्राफ में कन्वर्ट करते हैं, टेबल्स में करते हैं, चार्ट्स में करते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग करते हैं दैट इज व्हाट चार्ट्स। तो 3 है। अब ग्राफ कौन कौन से वो आपको पता होना चाहिए, टेबल्स कौन कौन सी वो आपको मालूम हो, एंड फिर इसके बाद आपको पता हो दैट इज द नेक्स्ट थीम। नेक्स्ट थीम में लाइक आपको नेक्स्ट थीम इज हाइपोथेसिस, मीन्स अब आपको जो समझना है एस्टिमेट्स, और हाइपोथेसिस मीन्स इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स समझना है। सो वी विल अंडरस्टैंड inferential statistics into the next class. very interesting and very important. इसमें हाइपोथेसिस की टेस्टिंग पढ़ेंगे। हाइपोथेसिस टेस्टिंग में जो हमें समझना है दैट इज द वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एंड वी विल अंडरस्टैंड दैट इज पैरामीट्रिक, नॉन पैरामीट्रिक, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट एक्सेट्रा, एंड मान विटनी, क्रूसल वॉलिस, विल्कॉक्सन टेस्ट। ये सारे टेस्ट आप एक एक करके डील करोगे इन अपकमिंग क्लास। तो थैंक यू फॉर द टुडेज क्लास।